हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक डिबेट जो सालों से चली आ रही है दैट इज़ कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए। लोग अक्सर इस सवाल के जवाब को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। दे डू नॉट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। देखो, एक घर खरीदना इमोशनल डिसीजन भी है, फिनेंशियल डिसीजन भी है और प्रैक्टिकल डिसीजन भी है। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑल दी एंगल्स बिफोर गोइंग टू एनी डिसीजन। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो। फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं। मान लो कोई 1 करोड़ रुपए का घर है, तो रफली ये माना जाता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के रेंट पर वो आपको मिल जाएगा। यानी साल के करीब आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 करोड़ का घर आपको 3% रेंटल यील्ड पर मिल जाएगा और इंडिया के अंदर जनरली 2 से 3% का ही रेंटल यील्ड होता है। अब इस रेंट को कंपेयर किया जाता है कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको 20 से 30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक्स आपको 70 से 80% तक का ही लोन देते हैं। और अगर आप 70 से 80 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो इंडिया के अंदर आपको 8 से 9% पर लोन मिल जाएगा, जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल टेन्योर पीरियड है 20 साल का। तो आपको हर महीने 70,000 रुपये की EMI देनी पड़ेगी 20 साल तक। अब उस घर का हर साल मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा, उसमें भी पैसा लगेगा। तो अब इन दो अलग अलग पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है। आपको कहा जाता है कि आपको डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको हर महीने 20 साल तक EMI भी देनी पड़ेगी, आपका मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा। तो इससे अच्छा तो आप रेंट पर रह लो, 20-25 हज़ार रुपये महीने का ही तो देना है। तो आप क्या, मैं भी इस चीज़ को सुनकर अट्रैक्ट हो जाऊंगा कि रेंट पर रहना ही सही है। बट ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। और हाफ नॉलेज और हाफ ट्रूथ हमेशा डेंजरस होता है। कितना लेजिट तरीके से बता दिया गया कि आपको EMI देनी पड़ेगी 70,000 रुपये की, बट आपको रेंट देना पड़ेगा 25,000 का। बट कितना सेफली इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया गया कि आपका रेंट हर साल 6 से 7% बढ़ता है, बट EMI की अमाउंट तो 20 साल तक फिक्स रहेगी। 6 से 7% का रेंट देना, इसका मतलब है कि एक डेकेड के अंदर यानी 10 साल के अंदर आपका रेंट डबल हो जाएगा। अगर आज आप 25,000 दे रहे हो तो 10 साल बाद आपको 50,000 देने पड़ेंगे। 20 साल बाद उसी घर के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर आप उस घर को बाय कर लेते हो तो आपको महीने के 70,000 रुपये ही देने पड़ते और 20 साल बाद आपको एक पैसा भी नहीं देना था। बट चूंकि आप रेंट पर रह रहे हो तो अब आपको हर महीने 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब आप घर खरीद लेते हो ना, तो शुरू के कुछ साल तक तो आपको ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी, हमें रेंट पर रहना चाहिए था। बट जब टाइम बीतता चला जाता है तो पता चलता है कि घर खरीदना ही राइट डिसीजन था एज कम्पेयर टू रेंट पर रहना। क्योंकि घर खरीदते समय तो आपको फिक्स EMI देनी है और 20 साल बाद आपको एक पैसा भी नहीं देना है, बट रेंट तो हर साल 6-7% बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आज आपकी उम्र 20 से 25 साल है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप रेंट पर अगले 20 साल तक रह सकते हो, क्योंकि यू आर एन अर्निंग पर्सन। अभी आप कमा रहे हो, अभी आपका करियर बाकी है, सो यू कैन ईजिली पे रेंट। बट अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, या अभी आपकी उम्र 20 से 25 साल ही है, बट आप ये सोच रहे हो कि मैं सारी ज़िंदगी रेंट पर ही रह लूँगा, तो क्या ये सोच सही है? डेफिनेटली नॉट। जब आप 60-70 साल के हो जाओगे, यानी आज से 40-50 साल बाद, तब इसी घर का रेंट जिसमें आप रह रहे हो, जिसका रेंट अभी 20 से 25 हज़ार रुपये है, यही बढ़कर 5 से 10 लाख के बीच हो जाएगा। और अगर आप तब अर्निंग पर्सन ना हुए तो then how will you pay 5 to 10 lakh rupees every month? It is not possible for a middle class person. So that's why घर खरीदना एक नेसेसिटी बन जाती है। कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनकी इनकम 50,000 या 1 लाख रुपए होती है, बट वो होम लोन ले लेते हैं 5 करोड़ का, और वो एक बहुत बुरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी आप रेंट पर रहते हो, हर महीने आप 20 से 25 हज़ार रेंट पे कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे महान लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको घर खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप 10 साल के अंदर ही अपना खुद का घर खरीद सकते हो। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आपको पूरा प्लान अंडरस्टैंड करना होगा। तो अभी आप 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीना रेंट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीद लिया होता
तो आपको 70,000 रुपये की EMI देनी पड़ती, तो आपके 40 से 45,000 रुपये बच गए। अब उन 40-45,000 रुपयों को आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको मरे से मरा 12 या 13% का रिटर्न मिलता है तो रफली 10 या 11 साल के अंदर आप 1 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा कर सकते हो और आप उस घर को खरीद सकते हो। कितना कूल लगा ना, कितना अच्छा लगा सुनने में। और बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर फंस जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आधा सच आपको बताया गया है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि घर का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो और 14% का रिटर्न आपको मिल जाता है और आप 1 करोड़ की रकम इकट्ठा भी कर लेते हो, तो क्या वो घर 1 करोड़ का ही आपको मिलेगा? डेफिनेटली नॉट। उस वक्त उस घर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ हो जाएगा, तो तब भी आप उस घर को नहीं खरीद पाओगे। आपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो 10 साल तक रिस्क उठाया, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? अब मान लेते हैं कि 14% तो छोड़ो, आपने कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर ली, कोई ऐसा पेनी स्टॉक सिलेक्ट कर लिया जिसने 4% का भी रिटर्न नहीं दिया, तो घर तो दूर की बात है, आपकी खुद की कैपिटल लूज हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ नहीं बचेगा। होम एप्रिसिएशन नाम की भी कोई चीज होती है, आपको इसका पता होना चाहिए। अब जब भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट हर साल अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़ता ही है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि 5 साल हो गए मैंने घर ले रखा है, उसकी वैल्यू तो उतनी ही है, वो नहीं बढ़ा। तो मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और जब भी इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है तो हम एवरेज को कंसिडर करते हैं। और रियल एस्टेट हर साल नहीं बढ़ता, हो सकता है 15 साल में एकदम से उछाल आए। तब आप कैलकुलेट करके देख लेना, हर साल का ऑन एन एवरेज 10 से 11% निकल आएगा। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सारा पास्ट डेटा है, हिस्ट्री है, जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप में से ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा, तो क्या हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट अगर आपको वहां से रिटर्न्स जनरेट करने आते हैं तो। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो, बट स्टॉक मार्केट को अवॉइड मत करो। स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा मार्केट अगर आपको रिटर्न जनरेट करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको करोड़पति जरूर बना सकता है। सो इन अ नटशेल आई जस्ट वांट टू टेल यू, हर एसेट क्लास की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर एसेट क्लास अपनी जगह सही होती है, हर एसेट क्लास ज़रूरी होती है। फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, एफडी है, रियल एस्टेट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि एफडी खराब है, या वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है तो ये बुरा है। ऐसा नहीं है, हर मार्केट अपनी जगह पर सही है। एफडी भी सही है, वो आपको 6-7% का रिटर्न देती है, एटलीस्ट वो आपको इन्फ्लेशन के साथ लेकर चल रही है, वो आपको गरीब होने से बचा रही है, तो वो भी सही है। मैं बोलता हूँ कि आप एफडी में इन्वेस्ट करो एज एन इमरजेंसी फंड, कि आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप एफडी का यूज़ कर सकते हो। आपको स्प्लिट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, आपको अपना कुछ पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कुछ पैसा रियल एस्टेट के अंदर, कुछ परसेंटेज आपको गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आप स्प्लिट इन्वेस्टिंग करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक हेल्दी रिटर्न मिलता ही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा ग्रो होता ही है। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में मैं बस आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपका सवाल होगा, तो क्या हमें घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए? तो इट इज़ योर डिपेंडेबिलिटी, इट इज़ योर प्रायोरिटी कि आप किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो। फिर भी अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ, अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप खरीद सकते हो तो आप घर खरीद लेना, क्योंकि घर खरीदना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब ये कैसे इन्वेस्टमेंट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। घर खरीदने पर बैंक आपको 8 से 9% के हिसाब से लोन दे देता है। बैंक आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर कोई लोन नहीं देता, बट होम लोन वो आपको दे देता है। और आपको पता है कि घर हर साल 10% अप्रिशिएट होता ही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा लो, होगा ही होगा। तो जब आपको 8% के हिसाब से लोन मिल रहा है और घर 10% के हिसाब से बढ़ेगा, तो 2% का सीधा सीधा फायदा भी है, 3% का भी फायदा हो सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात है, 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 30-40 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बट ये दूसरी एसेट क्लासेस में पॉसिबल नहीं है।
और आपका पूरा घर बन जाएगा, आपका पूरा एक अच्छा मकान तैयार हो जाएगा। दूसरा कारण कि आपको घर क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन है। आपकी मेंटल पीस, आपकी स्लीप, आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन इससे जुड़ा है। बहुत सारे लोग अगर उनके पास उनका खुद का घर है तो मेंटली सेटिस्फाई रहते हैं। अगर आप फ्लैट खरीदने जाते हो, कोई अच्छा सा फ्लैट आप ले रहे हो, तो हो सकता है ये इतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो, बट अगर आप कोई घर खरीदने जा रहे हो, कोई लैंड खरीदने जा रहे हो या कोई विला टाइप आप खरीदने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जब आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको प्रैक्टिकली जीते भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और आपका गोल्ड लॉकर में पड़ा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, या आपने स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। बट अगर आपने घर खरीदा है तो आप उसको हर दिन जी रहे हो, हर दिन एक फीलिंग के साथ आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो उस एन्जॉयमेंट का भी तो आपको कुछ पे करना होगा ना। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।